अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे दरमियान मौलाना मुजीबुर रहमान क़ासमी साहब मदरसा रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल के नाज़िम तालीमात हैं। आज हम इनसे मदरसा रियाजुल उलूम के दाखिले के बारे में अहम मालूमात और मदरसे के बारे में अहम मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इदारे का जब भी नाम आता दो नाम आते, एक मदरसा एक स्कूल, तो इस ताल्लुक़ से लोग ज़रा कंफ्यूज हैं, ये मदरसा है या स्कूल है, इससे ज़रा वजाहत कीजिए। देखिए, ये इदारा जब कायम हुआ था 1996 में, जिसकी सरपरस्ती अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना मोहम्मद हमीदुद्दीन आकिल हुस्सामी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे दस्ते मुबारक से इसका क़याम अमल में आया था। इस इदारे के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अनथक कोशिश और मेहनतों की वजह से ये इदारा चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन इस इदारे के नाम के साथ जो इस्लाम रियाज इस्लामिक स्कूल का जो नाम आता है, उसकी वजह यह है कि हम कायम जिस वक़्त किए थे उस वक़्त मदरसे के साथ साथ उर्दू मीडियम की तालीम देते थे, लेकिन 2017 के बाद हमने इसको जो है इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर दिया। माहौल के एतबार से, लोगों के रुझान के एतबार से, लोगों के जहन के एतबार से, लोगों की सोच और फ़िक्र के एतबार से, अरे मदरसे के अंदर खाली हाफिज़ बना के क्या करेंगे, दुनियावी मैदान में जाकर बच्चा नाकाम होगा। तो हमने लोगों की जहनीत को समझ कर हमने 2017 में इस इदारे का नाम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम को बाकी रखते हुए उसके साथ हमने एक नाम इजाफ़ा कर दिया, जो नाम रियाज इस्लामिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये कन्फ्यूज़न इस वजह से रहा, तो वो कन्फ्यूज़ ख़त्म करने के लिए है कि 2017 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मीडियम से एसएससी के कई तलबा यहाँ से फ़ारिग़ हुए हैं। अभी क्या तालीमी निज़ाम क्या है, शोबेजात कौन से हैं अभी, स्कूल के या मदरसे के? नहीं, स्कूल और मदरसा दोनों भी यह है। मदरसे के शोबेजात ये हैं कि शोबे नाज़िरा है, शोबे क़ायदा है, शोबे हिफ्ज़ है। ये तीन शोबों के अंदर हमारे पास माहिर असातिज़ा हैं जो तजवीज़ से वाकिफ़ हैं, लहन से वाकिफ़ हैं, कुरान के तालीम की पुख्तगी से वाकिफ़ हैं। तलबा के जहन को पढ़ते हुए तलबा के अंदर अपना तालीमी कारकर्दगी उनके अंदर झोंक देते हैं। यूँ समझ लो कि ना काम करने वाला भी असातिज़ा की मोहब्बत और मेहनतों की वजह से वो पढ़ने और हासिल करने की जुस्तजू में लग जाता है। जहाँ अब स्कूल का मामला आ गया, स्कूल के शोबेजात का मामला, नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक नॉन स्टॉप हमारे पास क्लासेस चलते हैं। उसके अंदर जो है तेलुगु है, हिंदी है, साइंस है, सोशल है, मैथ्स है, अंग्रेज़ी है, इतने सब शोबेजात हैं। ये तमाम शोबेजात के अंदर माहिर टीचरों को यहाँ पर रखा गया है जो बीएड तक की तालीम हासिल किए हुए हैं और अच्छे अखलाक से वाबस्ता हैं, और तालीम और मेहनत और जज्बा तलबा के अंदर कूट कूट के भरने का शौक़ इनके अंदर है। इस एतबार से हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। टाइमिंग का सिस्टम क्या है, इसमें क्या है, दोनों तालीम एक साथ है ना, तो मदरसे की टाइमिंग क्या है और स्कूल की टाइमिंग क्या है? स्कूल की टाइमिंग और मदरसे की टाइमिंग दोनों अलग अलग है। सुबह में 8 बजे जब मदरसा शुरू होता है, उसके अंदर तराना पढ़ाया जाता है। तराने से 8 बजे से तालीम शुरू होती है। 8 बजे से लेकर 11:30 तक सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की, क़ायदे की, नाज़िरा की तालीम होती है ये, और 11:30 के बाद से हमारा स्कूल शुरू हो जाता है। नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक के नॉन स्टॉप जो है 5 सवा 5 बजे तक ये स्कूल चलता है। इस तरीके से हमने दोनों तालीम को कंबाइन करके हम बच्चों को चला रहे हैं, और इससे तलबा का भी फ़ायदा हो रहा है, सरपरस्त भी इस तरफ ज़्यादा रुजू हो रहे हैं कि एक ही छत के नीचे 2 किस्म की तालीम यहाँ पर मिल रही है। जो टाइमिंग है मदरसे की 8 बजे से 11 बजे तक है, तो इसमें हिफ्ज़ का निज़ाम कैसा है, क्योंकि इतने कम टाइम में हिफ्ज़ की तालीम कैसे मुमकिन हो सकती है? हाँ, यह सवाल हर एक से हो सकता है, लेकिन इसका जवाब ये है, जो हिफ्ज़ के तलबा हैं उनकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। फिर उसके बाद 1 घंटे का बीच में लंच टाइम है। फिर 2 बजे से लेकर 4:30 तक उनकी हिफ्ज़ की तालीम होती है। जो खालिस हिफ्ज़ करने वाले तलबा हैं उनको पूरा दिन जो है हिफ्ज़ के अंदर हम रख देते हैं। जो हिफ्ज़ की तालीम है ना, तो इन लोगों का इंग्लिश मीडियम का कैसा, ताकि नहीं मतलब इंग्लिश मीडियम की तालीम इनके लिए नहीं है या फिर अलग कुछ टाइमिंग है इनकी, इनका क्या है फिर? देखिए, हमारे इदारे में जो तलबा आते हैं उन तलबा का पहले हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद उनकी रवानी, उनकी तजवीद, उनकी पढ़ाई का अंदाज़ ये देख लेते हैं कि अगर वो हमारे नहज के मुताबिक मुकम्मल है तो उस बच्चे को हम क्या करते हैं, 12 साल की उम्र तक, 13 साल की उम्र तक हिफ्ज़ के साथ साथ अंग्रेज़ी तालीम देते हैं। और जैसे ही अंग्रेज़ी तालीम पढ़ते पढ़ते अगर 12 पारे हो गए बच्चे के या 15 पारे हो गए, तो उस वक़्त हम उस बच्चे को क्या करते हैं, 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए इंग्लिश तालीम को मुअख्खर करके उसको मुकम्मल हिफ्ज़ में मुंतकिल कर देते हैं। और 1.5 साल के अंदर वो अपने बकिया पारे मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेने के बाद उसके बाद उसको आगे 10th का एग्ज़ाम हम दिला देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक चीज़ ये भी होती
کہ شروع میں بچے جو ہے شوق سے انگلش تعلیم اور حفظ کی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جیسے جیسا پارے بڑھتے رہتے ہیں اس وقت بچہ جو ہے اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر کے یا تو اس طرف آ جاتا ہے یا تو اس طرف آتا ہے۔ ہم ایسے بچوں کے لیے بھی یہ کر رہے ہیں کہ اس کے ذہن کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ بھی حاصل کرو، یہ بھی حاصل کرو۔ اگر بچہ بولتا ہے کہ میں انگریزی کو موقوف کر کے خالی حفظ کرتا ہوں تو ہم اس بچے کو سیدھا حفظ میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اگر بچہ یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی ہم سے حفظ نہیں ہو رہا ہے، ہم خالی جو ہے انگریزی پڑھتے ہیں، تو ان کے سرپرستوں کو بلا کے ان کو سمجھاتے ہیں۔ اگر سرپرست بھی یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ حفظ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، صرف انگریزی پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس کے جتنے پارے اس کے حفظ ہوئے ہیں اس کو ہم باقی رکھنے کے لیے 2 گھنٹے اس کو روزانہ کے طور پہ عام وقت کے طور پہ اس کا وہاں استعمال کرتے ہیں، اور بقیہ وقت اس کا جو ہے انگریزی تعلیم میں مکمل کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سن کے آتے ہیں کہ یہاں حفظ کے ساتھ انگریزی تعلیم دی جاتی ہے، تو بچوں کو جانچنے کے بعد، بچوں کو پرکھنے کے بعد، بچوں کا ٹیسٹ لینے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کہاں تک چل سکتا ہے، یا اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کیا یہ دونوں چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اس اعتبار سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس طریقے سے اس کا ایڈمیشن لیتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ شوق سے آتے ہیں، ہم حفظ بھی کریں گے اور انگریزی بھی پڑھیں گے، 10th بھی پڑھیں گے، لیکن درمیان میں جا کے سانس توڑ دیتے ہیں، دم توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سے یہ نہیں ہو رہا، میں یہ، تو اس کے لیے بھی ہم یہ طریقہ بتائیں کہ یہ اگر چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین یاد بھی اس کو پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ جیسے ناظرہ قرآن ہے، چند پارے ناظرہ پڑھ لو، چند صورتیں یاد کر لو، کل کے دن کہیں گئے خاندان میں نماز پڑھانے کا طریقہ آ جائے، کہیں اپنی نماز بھی پڑھ لینے کا موقع آ جائے، تو خود بخود جو ہے دین سے واقف ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری چیزیں ہم اس بچے کو سکھا دیتے ہیں۔ اس میں شہری اور دارالاقامہ کا کیا نظام ہے؟ اچھا، شہری طلباء کی ٹائمنگ یہ ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہے، لنچ ٹائم ہے 12:30 سے 1 بجے کے درمیان میں وہ لنچ کریں گے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کلاسز شروع ہو جاتے ہیں، 5 بجے بیل ہل جاتی ہے، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہاسٹل کے طلباء ہیں وہ 24 گھنٹے یہیں رہنا ہے۔ 5 بجے کا چھوٹنے کے بعد وہ لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے بعد کچھ دیر اپنا کھیلیں گے، مغرب تک مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اپنا رات کی تعلیم یعنی دن میں جو اساتذہ سبق دیے ہیں جو بھی ہے وہ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے 1 گھنٹے تک۔ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے رات میں 9 بجے کے بعد سے لے کر وہ ہوم ورک وغیرہ کرنا رہتا ہے، وہ سب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے حساب سے وہ 10:30 کے قریب جو ہے رات میں وہ آرام کرتے ہیں۔ فجر سے پہلے ان کو جگانے کا بھی نظم رکھا گیا ہے، تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنا تعلیمی وہ جو بھی سرگرمیاں باقی رہتی ہیں وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ مدرسے کے اندر جو ہے 3 وقت کھانے کا نظم ہے، الحمدللہ اچھا نظام ہے، پکانے کے لیے بہترین باورچی کا انتظام ہے، وہ اپنے انداز میں گھریلو انداز میں کھانا اور سالن کا نظم رکھا گیا ہے، طلباء یہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں۔ دارالاقامہ میں نظام کیسا ہے، یعنی کہ بچیوں کا الگ ہے یا بچوں کا، اس کا کیا سسٹم ہے؟ نہیں، ہمارے پاس دارالاقامہ میں صرف اور صرف طلباء ہیں، بچے ہیں، بچیوں کا کوئی ہاسٹل ہمارے پاس نہیں ہے۔ بچیاں صرف صبح میں آ کر ایڈمیشن لے لیں، حاصل پڑھ کر اپنے گھر کو چلے جانا، 5 بجے تک کی ان کی تعلیم کا نظم ہے۔ لڑکیوں کو رہنے کا کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف طلباء کے لیے ہے۔ مولانا عام طور پہ مدرسہ بولے تو یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں ایک آتی ہے کہ مفت تعلیم، تو آپ کے پاس ایک مدرسہ ہے اور ایک انگلش میڈیم اسکول، یعنی کہ دونوں نظام ہیں، تو اس میں فیس کا کیا سیٹ اپ ہے؟ اچھا، دیکھیے مدرسے کے اندر مفت تعلیم کا جو سوال ہے، یہ سوال ہے کہ ہم 2017 تک پورا مکمل مفت تعلیم دی، اس وجہ سے نہیں لے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی تھی، ہمارے پاس معاونین تھے، ہمارے پاس کہیں سے ہمارے چاہنے والے تھے، لیکن جیسا جیسا وقت گزرتا گیا چاہنے والے ختم ہوتے گئے، معاونین ختم ہوتے گئے، معاونین ختم ہو گئے یعنی وہ اپنے قبروں میں چلے گئے، انہوں نے جو کار خیر کیا اس کا ثواب ان کو مل رہا۔ اب معاونین ختم ہو گئے تو نئے معاونین نہیں جڑے، کیونکہ اب مہنگائی اتنی مار دی، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میرا گھر چلنا مشکل ہے، میں کیسا مدرسے کا تعاون کروں، میں کیسا فلاں جگہ پہ کروں۔ تو ویسے معاونین ختم ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، فیس کا سیٹ اپ لگا دیا۔ مفت تعلیم مدرسے کی، ابھی بھی مفت تعلیم ہے مدرسے کی، مدرسے کے اندر 60 سے 70 طلباء مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خالی تعلیم نہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان کے کپڑے، ان کی بیماری کا علاج، ان کی کتابیں، ہر چیز مدرسہ دے رہا۔ یہ کیسا دے رہا؟ اس کے اندر بھی جو ہے ہمارے حضرت محتمم صاحب مولانا محمد صدیق احمد صاحب قادری دامت برکاتہم بہت زیادہ فکر ہے کہ ایسے غریب بچوں کو اگر ہم نہیں لیں گے، نہیں پڑھائیں گے تو کہاں چلے جائیں گے، ان کا کون پرسان حال ہوگا، یہ آگے چل کے گنجا مارنے والا ملے گا، پاکٹ مارنے والا ملے گا۔ حضرت کا سوچ الگ اور فکر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بچہ محروم نہ ہو، تو وہ اپنے طرف سے 60-70 بچوں کی کفالت کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے پاس سے، معاونین کے پاس سے، جو ان کے پاس ہیں وہ اپنی فکر سے یہ کام کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم فیس اس وجہ سے لگائے 2017 کے بعد سے ماحول کو دیکھتے ہوئے
मदरसे की जो कुरान की तालीम है वो मुफ्त है, लेकिन स्कूल की तालीम के लिए हम टीचर्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा। स्कूल ऐसे ही नहीं चला सकते, कुरान ऐसे ही फ्री पढ़ा देंगे। कुरान फ्री पढ़ा के हम लोगों का जहन ख़राब कर दिए। कैसा ख़राब कर दिए? फुकट की पढ़ाई, फ्री की पढ़ाई, कोई अहमियत नहीं, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। जैसे ही स्कूल को लगा दिए और स्कूल के अंदर फ़ीस लगा दिए, माँ बाप को भी फिक्र पड़ी, महीना होते फ़ीस देना पड़ता। बच्चा नहीं गया तो माँ बाप को टेंशन, नहीं गया तो होमवर्क नहीं होगा, होमवर्क नहीं होगा तो टीचर का सवाल, होमवर्क नहीं होगा तो स्कूल से सवाल। ये सब चीज़ें हम देखने के बाद फ़ीस लागू कर दिए। फ़ीस 3 सेटअप पे है, क्लास के हिसाब से हमारे पास फ़ीस है। हम बग़ैर फ़ीस के जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के साथ पूरे तौर पर जो तहक़ीक़ करने के बाद वाक़ईतन गरीब हैं, वाक़ईतन जो है यतीम हैं, वाक़ईतन इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए उनकी फ़ीस के अंदर रियायत है। मौलाना जैसा आपने कहा कि यानी कि मुफ्त बच्चे हैं 60 से 70, यानी कि इसमें कौन सी क्लास के बच्चे हैं, यानी कि जो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, कहाँ तक क्लास है ये बच्चे? उसमें जो है हिफ्ज़ के तलबा हैं, उसके अंदर SSC के कुछ तलबा हैं, उसके अंदर कुछ डिग्री के इंटर के तलबा हैं। मौलाना इसमें 10वीं जमात का निज़ाम कैसा है, यानी कि उनकी तालीम कब? अच्छा, जो तलबा 10वीं जमात के हैं, SSC पढ़ने वाले हैं, उनकी क्लास दिन में नहीं चलती हमारे पास जी। इस वजह से नहीं चलती कि वो दिन में हिफ्ज़ करते हैं, दिन में कोई और मसरूफियत रहती, तो इसलिए उनकी टाइमिंग शाम में 5 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक रहता है। 9:30 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह खाली मदरसे के अंदर रहने वाले तलबा नहीं, हॉस्टल के ही तलबा बल्कि नहीं, मुकामी तलबा भी, मुकामी तालिबात भी, बच्चे और बच्चियाँ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह 200-300 से ज़्यादा तादाद में हमारे पास SSC की पूरे तौर पर तैयारी होती। आप बोलेंगे 5 बजे से 9:30 तक कैसा पूरे सब्जेक्ट कवर करते हैं, तो जैसा जैसा वक्त निकलते जाता वैसा वैसा टाइम आगे बढ़ते जाता। जैसे एग्ज़ाम का माहौल आ गया तो दिन में, जैसे संडे का दिन है, सुबह में जो है 11 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐसा रखते हैं, यानी पूरी तरीके से उनको इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो एग्ज़ाम आसानी से हल कर सकें, एग्ज़ाम का पेपर आसानी से लिख सकें। और तीसरी चीज़ जो अहम ज़रूरी चीज़ ये है, मैंने 8 तक का जिक्र किया था, जो 9 के तलबा हमारे पास हैं उनको जो है 9 के तलबा को भी हम SSC की ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी साथ लेके, ताकि वो 8 क्लास के बाद फ़ौरन जो है 10 का एग्ज़ाम दे सकें आसानी के साथ। इसलिए वो 9 के तलबा को भी हम SSC की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे दाखिले के तरीक़े 2 हैं। एक तो तरीक़ा ये है कि बच्चा जो है अगर 10 साल का है, उम्र कम है, तो उसको जो है नाज़िरा उसका टेस्ट ले लेके नाज़िरा देख लेते हैं। अगर मजबूत है तो उसको जो है सीधा नाज़िरा कुरान शुरू करते हैं, 1-2 पारे और हम अपने नज़र में रख के पढ़ा कर, वो माहौल के अंदर ढल गया, उस अंदाज़ में आ गया, तो उसके बाद उसका हिफ्ज़ शुरू कर देते हैं। उसके अंदर रवानी होना, पुख्तगी होना कवाइद की, तो उसका हिफ्ज़ शुरू कर लेते हैं। और अगर नहीं है, पुख्तगी नहीं है, तो उसको 1 साल तक मुकम्मल क़ायदे के साथ, तजवीद के साथ नाज़िरा कुरान पढ़ाते हैं। उसके बाद अगले साल उसको जो है हिफ्ज़ में दाखिला दिला देते हैं। ये हिफ्ज़ की तालीम, नाज़िरा की तालीम के साथ साथ ये स्कूल की तालीम भी, ये बच्चा जिसकी उम्र 10 साल 11 साल की है, वो दोनों लेकर चलते रहता हो। अब दूसरी कैटेगरी ये है कि हमारे पास जो बच्चे हैं 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 14 साल के हैं, वो बच्चों का भी एडमिशन हमारे पास है। लेकिन उन बच्चों के लिए हमारे पास क्या है, अगर वो खारिज SSC पढ़ना चाहते हैं तो उनको एडमिशन हम लेते हैं, लेकिन शर्त ये रखते हैं कि आप SSC के साथ साथ नाज़िरा कुरान पढ़ लो, चंद सूरतें जो है ज़बानी याद कर लो, यानी मदरसे के माहौल में रह के आप इतना तो दीन सीख लो कि कल के दिन आप किसी माहौल में चले गए, किसी मस्जिद में आप पहुंच गए, वहाँ कोई नमाज़ पढ़ाने वाला नहीं मिला, तो कम से कम आप आगे चल के नमाज़ पढ़ा सकते हैं। या मस्जिद है, कोई अज़ान अब तक नहीं दिया और आपने टाइम देख लिया, कोई आया ही नहीं, आप खुद खड़े होकर अज़ान दे सकते हैं। यानी बुनियादी दीनी तालीम उस बच्चे को हम देते हैं। ऐसे बच्चों का भी हमारे पास एडमिशन है। 2 कैटेगरी है, एक हिफ्ज़ के साथ स्कूल पढ़ना है, अगर वो हिफ्ज़ नहीं करना चाहता है तो उसके लिए ये दुनियावी तालीम के साथ साथ कुछ दीनियात उसको पढ़ा देते हैं, जिससे कि वो अपना हलाल और हराम की तमीज़ कर सके, नापाक और नापाक की पहचान कर सके, वो अपना दीनदार बनकर ज़िंदगी गुजार सके। इस तरीके से हमारे पास दाखिले हैं। मौलाना ये साल कितने बच्चे हाफिज़ बने? हमारे पास अल्लाह के फजल व करम से इस साल 8 तलबा और 2 तालिबात, यानी जुमला 10 बच्चे हाफिज़ बने हैं। और इससे पहले एक वीडियो में हम बना के बताएं कि कौन सी मस्जिद में कौन सी जगह पे कौन से हाफिज़ साहब कुरान सुना रहे हैं, हम उसकी वजाहत पहले कर चुके हैं। अल्लाह के फजल व करम से इस साल यानी 2024 के अंदर जो है 10 बच्चे हाफिज़ बने हैं। 10 के 10 अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुनाए हैं। 2 लड़कियां भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दोनों भी अपने अपने ससुराल में कुरान सुनाए हैं। इसका एजाज़ है इस इदारे को कि यहाँ जो हाफिज़ बनते हैं वो कुरान भी सुनाते हैं। और हमारे पास एक तरीक़ा भी ये है कि एक बैठक में 15 पारे, एक बैठक में 15 पारे भी वो तलबा सुना के यहाँ से गए हैं। ये एजाज़ है हमारे इदारे में। बेहद शुक्रिया मौलाना आपका कीमती वक्त। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।